आप सभी को नमस्कार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी गई है किताब, तो वह उसमें जो है हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, तो इसी से हम पढ़ना शुरू किए थे। उसमें का शेष छूट गया है, तो हम फिर से शुरू करते हैं। सन 1923 बंगाब्द अर्थात सन 1916 ईस्वी में महामहोपाध्याय पंडित हजारी प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा नाम से कुछ अपभ्रंश की पुस्तकें प्रकाशित करें। इन पुस्तकों की भाषा को उन्होंने प्राचीन बांग्ला का पुस्तक नाना दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण थी, परंतु जान पड़ता है कि बंगाक्षरों में छपी होने के कारण हिंदी के विद्वानों का ध्यान इसकी ओर उस समय आकृष्ट नहीं हो सका। इसके दोहों की भाषा में परिनिष्ठित या स्टैंडर्ड अपभ्रंश के रूप ही मिलते हैं, पर पदों में पूर्वी प्रदेश की भाषा के चिन्ह भी मिल जाते हैं। इन चिन्हों को देखकर कभी इस भाषा को बंगला का पूर्व रूप कहा गया है, तो कभी मैथिली और मगही का, और कभी भोजपुरी का। मैथिली, मगही, भोजपुरी का। कुछ लोगों ने इसमें उड़िया भाषा का पूर्व रूप भी देखा है। निस्संदेह हिंदी साहित्य के परवर्ती काव्य रूपों के अध्ययन की दृष्टि से यह पुस्तक अत्यंत ही उपादेय है। बौद्ध गानों में भी जिस श्रेणी की पदरचना है, वह आगे चलकर कबीर आदि संतों की रचनाओं में अधिक मुखर हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि बंगला भाषा में उसका चिन्ह ही नहीं मिलता, परंतु वह अधिक लोकप्रिय बंगाल के बाहर में ही हुई। सन 1918 ईस्वी और सन 1921 ईस्वी के जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लेटर्स कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने कुछ और बौद्ध सिद्धों के दोहे प्रकाशित कराए। बाद में पुस्तकाकार में भी इनका संकलन प्रकाशित हुआ। इस अपभ्रंश साहित्य के विषय में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी मध्यकालीन भारतीय संस्कृति नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि अपभ्रंश भाषा का प्रचार लाट, गुजरात, सौराष्ट्र, त्रमण, दक्षिणी पंजाब, राजपुताना, अवंती और मंदसौर आदि में था। वस्तुतः अपभ्रंश किसी एक देश की भाषा नहीं, किंतु मागधी आदि भिन्न भिन्न प्राकृत भाषाओं के अपभ्रंश या बिगड़े हुए रूप वाली मिश्रित भाषा का नाम है। उसका प्रायः भारत के दूर दूर के विद्वान प्रयोग करते थे। राजपुताना, मालवा, काठियावाड़ और कच्छ आदि के चारणों तथा भाटों के डिंगल भाषा के गीत इसी भाषा के पिछले विकृत रूप में हैं। पुरानी हिंदी भी अधिकांश इसी से निकली है। इसी भाषा का साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है, जो बहुधा कविताबद्ध है। इसमें दोहा छंद प्रधान है। इस भाषा का सबसे बृहद और प्रसिद्ध ग्रंथ भविष्यत कहा है, जिसे धनपाल ने 10वीं सदी में लिखा। महेश्वर सूरीकृत संजम मंजरी पुष्पयंत विरचित है। 63 महापुरुष गुणालंकार नयनंदी निर्मित है। आराधना योगींद्र देव लिखित है। परमात्म प्रकाश हरिभद्र का नेमिनाह चर्यु है। वरदत्त रचित का है वारसामी चर्यु। अंतरंग संधि का है सुलशाख्यान। भव्य कुटुंब चरित्र का है संदेह और संदेश शतक है, और भावना संधि है आदि भी इसी भाषा के ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न ग्रंथों में सोम प्रभु के हैं कुमारपाल प्रतिबोध, रत्न मंदिर गढ़ी की उपदेश तरंगिणी, लक्ष्मण गढ़ीकृत सुपासना चरियम, दोहा कोश कालिदासकृत है विक्रमोर्वशीय चतुर्थंक। हेमचंद्र लिखित है कुमारपाल चरित। प्राकृत द्वयाश्रय काव्य में है। प्राकृत द्वयाश्रय में है। कालिकाचार्य कहा और प्रबंध चिंतामणि आदि में स्थल पर अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो 175 उदाहरण दिए हैं, वे भी अपभ्रंश साहित्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। उनसे मालूम पड़ता है कि अपभ्रंश साहित्य बहुत विस्तृत और उन्नत था।
उन उदाहरणों में श्रृंगार, वीरता, रामायण और महाभारत के अंश, हिंदू और जैन धर्म तथा हास्य के नमूने मिलते हैं। इस भाषा के साहित्य में प्रायः जैनियों ने बहुत परिश्रम किया है। यह तो स्पष्ट है कि ओझा जी ने अपभ्रंश साहित्य के उत्कर्ष के विषय में जो कुछ कहा है उसका संबंध उस काल से है जब मुसलमान इस देश में नहीं आए थे, और यदि आए भी थे तो जम नहीं पाए थे। लेकिन यह बात विवादास्पद नहीं है। लोक भाषा का साहित्य हमेशा वर्तमान था। लोक भाषा का साहित्य क्या था? हमेशा वर्तमान में ही था। इस बात में कभी दो मत नहीं रहे। लेकिन जिस बात पर यहाँ जोर दिया जा रहा है वह यह है कि नाना कारणों से इस काल में अपभ्रंश कवियों का सम्मान भी राज दरबारों में होता था, और राजा लोग इन कवियों को अपने दरबार में रखना उतना ही आवश्यक समझते थे जितना संस्कृत भाषा के कवियों और पंडितों को। इतना ही नहीं, अधिकांश राजा इनसे विशेष अनुराग प्रकट करने लगे थे। हमारे आलोच्य युग के आरंभ में राजशेखर कवि ने काव्य मीमांसा नामक एक विशाल विश्वकोश लिखा था। दुर्भाग्यवश संपूर्ण ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, उसका केवल एक अंश ही पाया गया है। इस अंश में भी हमारे काम की बहुत सी चीज़ें हैं। राजशेखर ने राज दरबार के जिस आदर्श का विधान किया है वह सचमुच ही उस प्रकार का हुआ करता था, यह विश्वास करने में कोई बाधा नहीं। राजशेखर कहते हैं कि राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि वह कवियों की सभाओं का आयोजन करे। इसके लिए एक सभा मंडप बनवाना चाहिए जिसमें 16 खंबे, 4 द्वार और 8 अटारियाँ हों। राजा का क्रीड़ागृह इससे सटा हुआ होना चाहिए। इसके बीच में 4 खंभों को छोड़कर हाथ भर ऊंचा एक चबूतरा होगा और उसके ऊपर एक मणि जटित वेदिका। चबूतरा मतलब हाथ भर ऊंचा एक चबूतरा और उसके ऊपर मणि जटित वेदिका, और इस वेदिका पर राजा का आसन होगा। इसी वेदिका पर क्या होगा? राजा का आसन होगा। इसके उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर संस्कृत भाषा के कवि बैठेंगे। यदि एक ही आदमी कई भाषाओं में कविता करता हो तो जिस भाषा में वह अधिक प्रवीण हो उसी भाषा का कवि उसे माना जाएगा। जो कई भाषाओं में बराबर प्रवीण है वह उठकर जहाँ चाहे बैठ सकता है, जहाँ चाहे वह बैठ सकता है, जो कई भाषाओं में प्रवीण है, तेज तरह के। संस्कृत कवियों के पीछे वैदिक, दार्शनिक, पौराणिक, स्मृति शास्त्री, वैद्य, ज्योतिषी आदि का स्थान रहेगा। पूर्व की ओर प्राकृत भाषा के कवि और उनके पीछे नट, नतर्क, गायक, वादक, वाग्जीवन, कुशीलव, तालावचर आदि रहेंगे। पश्चिम की ओर अपभ्रंश भाषा के कवि और उनके पीछे चित्रकार, लेपकार, मणिकार, जौहरी, सुनार, बढ़ई, लोहार आदि का स्थान होना चाहिए। दक्षिण की ओर पैशाची भाषा के कवि और उनके पीछे वैश्यालंपट, रसों पर नाचने वाले नट, जादूगर, जंभक, पहलवान, सिपाही आदि का स्थान निर्दिष्ट रहेगा। राजशेखर के इस वक्तव्य से इतना तो स्पष्ट ही है कि अपभ्रंश की कविता राज समादृत होती थी, परंतु यह निश्चित है कि उसका पद संस्कृत और प्राकृत के बाद था। संस्कृत का आदर इस देश में हमेशा से ही रहा है, पर इससे यह निष्कर्ष निकालना अन्याय है कि मुसलमानों के आगमन के पहले अपभ्रंश या लोक भाषा का स्थान उपेक्षणीय समझा जाता था। किंतु आज तक भी कभी ऐसा समय नहीं आया जब हिंदू राजाओं ने लोक भाषा का स्थान संस्कृत के बराबर या ऊपर समझा हो। मुसलमानी सत्ता का होना या न होना इसका कारण नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यदि मुसलमानों के आने के पहले लोक भाषा को कोई अच्छी मर्यादा नहीं मिली थी तो अब बाद में भी नहीं मिली। और मेरी दृष्टि में सही बात तो यह है कि मुसलमानी शासन के प्रभाव से अवस्था चाहे जो कुछ भी क्यों न रही हो, उसके पहले प्राकृत और अपभ्रंश की कविताएं संस्कृत के समान ही आदर पाती थीं। कबीर ने जो कहा था कि संस्कृत कूप जल कबीरा भाषा बहता नीर, वह मुसलमानी प्रभाव के कारण नहीं, ठीक इस प्रकार की उक्ति बहुत पहले कही जा चुकी थी। असल में 10वीं-11वीं शताब्दी में उत्ति विशेषो कब्बम भाषा ज हो सा हो वाली धारणा बद्धमूल हो चुकी थी। शायद ही कोई उल्लेख योग्य संस्कृत भाषा का अलंकार शास्त्री हो जिसने संस्कृत की कविताओं के साथ ही साथ प्राकृत और तत्काल प्रचलित लोक भाषा की कविताओं का विवेचन न किया हो।
संस्कृत के उत्साहशील प्रचारक राजा भोज के सरस्वती कंठाभरण के विषय में भी यही बात ठीक है। इस ग्रंथ में भी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की कविताएं समान भाव से उद्धृत की गई हैं और मूल मार के भी कोई यह नहीं सिद्ध कर सकता कि ग्रंथकार ने इन कविताओं को कम महत्व की चीज़ समझा था। मुसलमानी सत्ता की प्रतिष्ठा के बाद कभी कभी इस बात का सबूत मिल जाता है, जैसे केशव दास के वक्तव्य से ग्रंथकार संस्कृत के बदले लोक भाषा में कविता लिखने के लिए लज्जित हैं। पुष्यदंत, स्वयंभू आदि कवियों ने अपने ग्रंथों में अत्यधिक विनय प्रकट की है और विविध विषयों के प्रति अपने अज्ञान की बात कही है, परंतु इन विषयों की सूची से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस विनय के पीछे कितना बड़ा गर्व है। हाल ही में मुनिजिन विजय जी पुरातन प्रबंध संग्रह का संपादन किया है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि एक बार राजा भोज ने सिद्धरस बनाना चाहा था, जो न बन सका था। इस पर राजा ने सिद्धरस के बनाने का दावा करने वाले योगियों का मजाक करने के लिए लोक भाषा का एक नाटक लिखाकर अभिनय कराया था। नाटक जब खेला जा रहा था और पात्र जब आपस में कह रहे थे, कालिकाम कालिकाम कालिका नट्ठा नट्ठा कस कस नागस वा न वंगस वा, कालिका नट्ठा नट्ठा कस कस नागस वा वंगस वा, नहीं धमंत फूकंत अम्हकंत सिस्सस कालीन। तो यह सुनकर एक तरह से इसका अर्थ यह हुआ कि कालिका नष्ट हुई, नाश हुआ, किस किस नाग और वंग मतलब एक तरह से धातुओं का। अब शीश की अपने अपने सिर की और सीसा धातु की मतलब कालिका को धोंकते हुए, फूंकते हुए, पोंछते हुए सिद्धों का नहीं मुँह काला हुआ, कालिम सिसस कालिम, सिद्ध जो है उनका मुँह काला हुआ। तो यह सुनकर जब राजा लोट पोट होकर हंसने लगा तो उसे संबोधन करके एक सिद्धरस योगी बोला, अत्थिकहंत किंपि न दिसई, अत्थिकहंत किंपि न दिसई, नत्थि कहौ त सुहरगुरु रुसई, नत्थि कहौ त सुहगुरु रुसई, जो जाड़ई सो कहई न किमई, अज्जाड़म तु वियारई इमई, जो जाड़ई सो कहई न किमई, अज्जाड़म तु वियारई इमई। तो इस ग्रंथ से और भी अनेक राजा जो थे उनके दरबार में लोक भाषा के पर्याप्त सम्मान का प्रमाण पाया जाता है और केवल राजा भोज या उनके पूर्ववर्ती राजा इन कविताओं का सम्मान ही नहीं करते थे, स्वयं भी कविता लिखते थे। भोज राजा के पूर्वाधिकारी और उनके पितृव्य महाराज मुंज की अपभ्रंश कविताएं किसी भी भाषा के गर्व का विषय हो सकती है। इन दोहों को थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया जाए तो वे प्राचीन हिंदी के हो जाएंगे। जो मुंज द्वारा लिखी गई थी अपभ्रंश कविताएं, तो एक तरह से उनका गर्व किया जा सकता है, क्योंकि वो जो भी दोहा लिखते थे रूपांतरित अगर उसको कर दिया जाए इधर उधर करके जोड़ करके, तो वे जो लिखा है तो वह प्राचीन हिंदी के हो जाएंगे। और एक उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं। पूरा पद नहीं कह पाया गया है, मतलब अंतिम अंश के टूट जाने से मतलब अपूर्ण रह जाता है कहूँ तो कुछ नहीं दिखता, नहीं है कहूँ तो सद्गुरु रुष्ट होते हैं, जो जानता है वह कहकर प्रकट नहीं कर सकता आर्यों का किंतु विचार ऐसा है। माँ गोलिड़ी मण गब्बू करी, माँ गोलिड़ी मण गब्बू करी, पिखवी पड्डरुयाईम पंचई सई बिहुत्तरा, मुंजह गयाईम, मुंज भड़ई मिड़ालवई, केसा काई चुयातिम, लद्दऊ साऊ पयोहरहम, बंधड़ भड़ई रुअंती।
मुंज भड़ई, मुंज भड़ई मिड़ालवई, मुंज भड़ई मिड़ालवई। गौ जुब्बड़ मड़झूरी, जई शक्कर से खंड किया, तोई स मिट्टी चूरी। तो स्वयं महाराज भोज ने तो इसका एक तरह से अर्थ हम देखते हैं कि एक तरह से इसकी छाया प्रति क्या है कि मत ग्वालिनी मन गर्व करो लिखी, मतलब माँ गोलिनी मन गर्व करी, मतलब कि मत ग्वालिनी मन गर्व करू। लखी पड़वा पुंज, हाँ, गज 5 से बहोतरा, पंचई सही बिहुतरा, मतलब गज 5 से बहोतरा। मुंजही गए गड़ाई, तो गए सब रह गए संग मुंज। और मुंज भने की मिड़ालवती, केसन किन चू। लही सवाद सुपयोधरन, सुपयोधरन लई साउ पयोधरन, तो लही सवाद सुपयोधरन, बांधन लखी रूव। मुंज भने की मृड़ालवती, गत यौवन मति झूरी। जो शक्कर सतखंड किए, तो सु मीठी चूरी। अब आगे पढ़ते हैं। स्वयं महाराज भोज ने अपने अपभ्रंश से स्वयं महाराज भोज ने अपभ्रंश से मिलती हुई प्राकृत भाषा की कविता लिखी थी। महाराजा भोज ने अपभ्रंश से निकली हुई नहीं, अपभ्रंश से मिलती हुई कविता, प्राकृत भाषा की कविता लिखी थी और उसे बड़े आदर के साथ अपनी भोजशाला में खुदवा के जड़ा था। यह भोजशाला आजकल धार की कमाल मौला की मस्जिद के नाम से मशहूर है। किस नाम से? कमाल मौला की मस्जिद के नाम से मशहूर है। राजा भोज की इस अपभ्रंश कविता की कहानी जितनी ही करुण है उतनी ही मज़ेदार भी। सन 1905 ईस्वी में प्रोफेसर हच को स्थानीय एजुकेशनल सुपरिटेंडेंट मिस्टर लेले ने खबर दी कि कमाल मौला की मस्जिद का मिहराब टूट गया है और उसमें 2-4 पत्थर निकल आए हैं जिन पर पुरानी नागरी में कुछ लिखा हुआ है। इन पत्थरों को उलटकर मस्जिद में जड़ दिया गया था ताकि लिखा हुआ अंश पढ़ा ना जा सके, इसलिए जड़ दिया गया मस्जिद में। अब ये पत्थर खिसक कर गिर पड़े तो उनको पढ़ना संभव हुआ, पर मुसलमानों ने हठ किया कि वे पत्थर वहाँ से हटाए नहीं जा सकते। हच साहब ने भारत सरकार से लिखा पढ़ी की और सरकार के हस्तक्षेप का नतीजा यह हुआ था कि पत्थर लगा तो उसी मिहराब में दिया गया, पर लिखी हुई पीठ सामने कर दी गई। फिर भारत सरकार की व्यवस्था से ही उसका प्रत्यंकन उक्त प्रोफेसर को भेज दिया गया। 2 पत्थरों पर राजा भोज के वंशज अर्जुन देव वर्मा के गुरु गौड़ ब्राह्मण मदन कवि की लिखी हुई एक नाटिका के 2 अंक थे। शेष 2 अंक भी निश्चय ही उसी मिहराब में कहीं चिपके होंगे। बाकी 2 पत्थरों पर महाराज भोज के लिखे हुए आर्या छंद खोदे गए थे। किसके द्वारा? भोज द्वारा जो लिखा गया था 2 पत्थरों पर आर्य छंद उसमें से निकाले गए, खोदे गए। यह अपभ्रंश भाषा जो है, ये अपभ्रंश भाषा से मिलती जुलती प्राकृत में लिखे गए थे। इस शिलापट्टी की प्रतिछवि जो है एपिग्राफिका इंडिका की 8वीं जिल्द में छपी है। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि बहुत से यूरोपियन पंडितों ने किया भी है कि यह अपभ्रंश नाम से प्रसिद्ध भाषा क्या सचमुच लोक भाषा थी। मतलब प्रश्न यह किया जा सकता है कि बहुत से यूरोपियन पंडितों ने किया भी है कि यह अपभ्रंश नाम से प्रसिद्ध भाषा क्या सचमुच लोक भाषा थी। पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ अंक में जिस अपभ्रंश के नमूने पाए जाते हैं, विक्रमोर्वशीय मतलब कालिदास द्वारा जो था विक्रमोर्वशीय, तो उसके चतुर्थ अंक में जिस अपभ्रंश के नमूने पाए जाते हैं उसकी भीतरी जांच का परिणाम यह निकला है कि उसमें किसी एक सर्वसाधारण नियम का
उसमें किसी एक सर्वसाधारण नियम का अभाव है। उसकी वास्तविकता के संबंध में जैकोबी जैसे अपभ्रंश और प्राकृत के प्रामाणिक विद्वान को भी संदेह ही था। उत्तर में कहा गया है कि नाटक की प्रतिलिपि करने वालों ने मूल भाषा को ठीक ठीक न समझकर उसे साहित्यिक प्राकृत के समान करना चाहा होगा और कालांतर में वह भाषा सदोष हो गई होगी। यह बहुत अच्छी युक्ति नहीं है, पर अगर यह स्वीकार भी कर ली जाए तो सवाल होता है कि सन ईस्वी की 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश नाम की एक ही भाषा कैसे बनी रही होगी। असल में कालिदास की और धनपाल की अपभ्रंश भाषा एक ही नहीं है। कालिदास की और धनपाल की जो अपभ्रंश भाषा है एक नहीं है। अपभ्रंश का सबसे पुराना उल्लेख भी केवल कालिदास के विक्रमोर्वशीय में नहीं मिलता, उससे भी बहुत पुराने काल में मिलता है भारत के नाट्यशास्त्र में। यद्यपि अपभ्रंश नामक भाषा का उल्लेख नहीं है, पर लोक भाषा के नाम पर ऐसे उदाहरण मिल जाया करते हैं जिनमें अपभ्रंश के लक्षण पाए जाते हैं और जो निश्चित रूप से साहित्यिक प्राकृत से एक पैर आगे की भाषा के नमूने हैं। भरत के मागधी, आवंती, प्राची, शौरसेनी, अर्धमागधी, बाल्हिका और दाक्षिणात्या, इन 7 प्राकृत भाषाओं की चर्चा करने के बाद 17 और 48 शबर, आभीर, चांडलादिकों की भाषा को चांडालदिकों की भाषा को अलग से नाम दिया गया है। जिन दिनों भारत का नाट्यशास्त्र बन रहा था उन्हीं दिनों भारतवर्ष के पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रदेशों में आभीरों का आविर्भाव हो चुका था। भरत मुनि ने लक्ष्य किया था कि इन लोगों का आधिक्य जिन प्रदेशों में था अर्थात सिंधु, सौवीर और हिमालय के अंश विशेष में, वहाँ उकार बहुला भाषा जनसाधारण में प्रचलित हो चली थी। भाषा शास्त्रियों में से कई लोगों का अनुमान है कि यह उकार बहुला भाषा अपभ्रंश से मिलती जुलती होगी। आगे चलकर शास्त्रकारों का यह स्पष्ट निर्देश भी पाया जाता है कि काव्य में आभीर आदि की भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। जो काव्य में आभीर की भाषा है वह अपभ्रंश कहा जाता है, जैसे कि दंडी, काव्यादर्श 1-3-6। यह स्मरण रखने की बात है कि यह केवल बोली का विवरण नहीं है, पर काव्य भाषा का ब्यौरा है। दंडी ने यह भी कहा है कि संस्कृत के काव्यों में सर्ग होते हैं, प्राकृत में संधि और अपभ्रंश में आसार। संस्कृत में क्या होते हैं? सर्ग होते हैं और प्राकृत में संधि होते हैं और अपभ्रंश में आसार होते हैं। इससे इतना तो पर्याप्त स्पष्ट है कि दंडी के युग में अपभ्रंश में काव्य होने लगे थे। इन काव्यों के रचयिता बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक गण नहीं थे, बल्कि साधारण जनता भी थी, जिसे दंडी ने आभीर प्रभृति कहा है। जान पड़ता है कि आभीरों की भाषा भी उस युग के पंडितों की दृष्टि में अपभ्रंश का उत्तम नमूना थी। परवर्ती काल के सभी पंडित नाटक के आभीर पात्रों के मुख से अपभ्रंश बोलवाने का निर्देश करते हैं, पर यह समझना ठीक नहीं है कि अपभ्रंश केवल आभीरों या अहीरों ही की भाषा थी। भरत मुनि ने शुरू में इस नवागत जाति के लोगों के मुँह से जिस प्रकार की भाषा को उच्चारित होते सुना, उसे अपभ्रंश जैसा कोई नाम न देकर एक जाति विशेष की भाषा बताया था। पर शीघ्र ही ये अहीर जो थे भारत के पश्चिमी और मध्य भाग में प्रधान हो उठे। महाभारत में इन युद्ध प्रिय और घुमक्कड़ अभीरों की चर्चा है। वहाँ वे गोपाल और घुमक्कड़ों के रूप में ही परिचित हैं। अनुमानतः 150 ईस्वी पूर्व में इन आभीरों ने पंजाब के कई अंशों पर अधिकार कर लिया। सन 181 ईस्वी के क्षत्रप रुद्र सिंह के एक लेख से पता चलता है कि उनके प्रधान
उनके प्रधान सेनापति रुद्रभूति आभीर थे। फिर सन 300 ईस्वी के नासिक के गुफा लेख से पता चलता है कि उन दिनों वहाँ आभीर नरपति ईश्वर सेन, जो शिवदत्त के पुत्र थे, उनका राज्य था। यहाँ से देखिए कुछ थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ से कुछ चीज़ छूट गया है जो क्या कहते हैं बताया गया है अपभ्रंश के ही लेख के बारे में, तो इसमें है नहीं, तो किताब से ही मैं बता रही हूँ, सुनिएगा। 360 ईस्वी के समुद्रगुप्त के प्रयाग वाले स्तंभ लेख से पता चलता है कि आभीर एक शक्तिशाली जाति थी और उसका अधिकार समूचे राजस्थान पर हो गया था। इस प्रकार आभीरों के हाथ में शक्ति आती गई और साथ ही साथ उनकी विशेषता वाली भाषा काव्य का वाहन बनती गई। जहाँ जहाँ उनका अधिकार रहा वहाँ वहाँ वह भाषा जोरों से चल निकली। समय समय पर उसमें परिवर्तन भी होते रहे। ज्यों ज्यों आभीरगण शक्ति संचय करके आगे आगे बढ़ते गए, त्यों त्यों अपभ्रंश भाषा भी शक्ति संचय करती रही। झांसी जिले के दक्षिणी हिस्से में जो अहिरवार स्थान है, कहते हैं कि वहाँ भी आभीरों ने कभी शासन किया था। मिर्ज़ापुर जिले का अहरौरा कभी आभीरों का दृढ़ केंद्र था। अब भी वहाँ के आसपास अहीरों की बड़ी बस्ती है। इस प्रकार जो भाषा भरत के युग में केवल एक जाति की ही भाषा थी, वह धीरे धीरे सारे देश की भाषा हो उठी। यहाँ इस कथन का अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि अपभ्रंश भाषा अहीरों की अपनी भाषा थी। इस कथन का यही अर्थ है कि देश भाषा की वह विशेषता जो आभीरों के संसर्ग से प्राप्त हुई थी, वही प्रधान हो गई और भाषा का साधारण रूप तत्काल प्रचलित प्राकृत ही रहा। अपभ्रंश में उस प्राकृत का एक खास प्रकार का स्वर वैचित्र्य और उच्चारण प्रावीण्य प्रधान हो उठा। स्वभावतः ही उस स्वर वैचित्र्य के पीछे अनेक स्थानों की प्राकृत भाषाएं रही होंगी और नमी साधु के उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मागधी प्राकृत का भी अपभ्रंश रूप विद्यमान था। अब आगे फिर पढ़ते हैं। राजशेखर की काव्य मीमांसा के विषय में ही पहले ही कहा जा चुका है। उन्होंने जो कवि सभा में अपभ्रंश कवियों के पीछे बढ़ई, लुहार, लेपकार आदि जन साधारण के कारीगरों को बैठना निर्दिष्ट किया है, वह इस बात का सबूत है कि यह भाषा जन साधारण की थी। राजशेखर के युग में वह भाषा जी रही। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने अंतःपुर के परिचारकों का अपभ्रंश भाषाविद होने का निर्देश किया। इसका कारण यह था कि इन परिचारकों को जनसाधारण की बातें राजा तक पहुंचानी होती थी। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा जनसाधारण की भाषा थी, फिर भी उसमें कविता होती रही। राजशेखर की इस पुस्तक से यह भी प्रमाणित होता है कि जिन प्रदेशों में आभीरों का प्राधान्य था, वहाँ के लोगों की भाषा में अपभ्रंश की बहुलता थी। उनके मत से गौड़ या बंगाल देश के लोग संस्कृत में अधिक रुचि रखते थे। बंगाल देश के लोग संस्कृत में भी अधिक रुचि रखते थे। लाट देश या गुजरात के लोग प्राकृत में और मारवाड़, टक, हरियाणा और भादानक, मिर्ज़ापुर और बुंदेलखंड के लोग अपभ्रंश से मिलते हुए प्रयोगवादी भाषा बोलते थे। पृष्ठ संख्या 51 में दिया है। वही अन्यत्र कहते हैं कि सौराष्ट्र, काठियावाड़ और त्रवण, मारवाड़ के लोग अपभ्रंश बोलते हैं। इस प्रकार मूलतः अपभ्रंश मारवाड़, हरियाणा, पंजाब, भादानक, बुंदेलखंड, सौराष्ट्र, काठियावाड़ में अधिक प्रचलित थी। सुप्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अपभ्रंश का जो बौद्ध गानो दोहा नामक संग्रह प्रकाशित किया है और जिसे वे पुरानी बंगला कहना चाहते हैं, उन जैसे 2-1 ग्रंथों के अपवाद छोड़कर अपभ्रंश के काव्य इन्हीं प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं। इनमें से बहुत से काव्य दिगंबर जैनों के लिखे हुए हैं, जो मारवाड़ और बुंदेलखंड में अब भी बसे हुए हैं। श्वेतांबर जैन प्राकृत में लिखने जैसी पटुता और तत्परता दिखाई है, और वैसे ही अपभ्रंश में नहीं। इस प्रकार ऊपर के सारे वक्तव्य का सारांश पंडितों ने इस प्रकार दिया है।
पहले में है कि अपभ्रंश भाषा सन ईस्वी के प्रथम शतक में आभिरी भाषा के नाम से लक्ष्य की गई थी और भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सीमांत में बोली जाती थी। आभीरों का विशेष प्रकार का स्वर वैचित्र्य और उच्चारण प्रावीण्य इसका प्रधान लक्षण था। यद्यपि यह आभीरी नाम से पुकारी गई पर थी आर्य भाषा ही। मतलब द्विवेदी जी का कथन यह है कि जो आर्य भाषा है वह आभीरी नाम से भी पुकारी जाती थी। दूसरा में है सन ईस्वी की 6ठी शताब्दी में इस भाषा में साहित्य सृष्ट हो चुका था। सन ईस्वी की 6ठी शताब्दी में इस भाषा में साहित्य सृष्ट हो चुका था, जिसे भामा और दंडी जैसे अलंकारियों ने उल्लेख योग्य समझा। अब भी यह आभीरों से विशेष रूप से संबद्ध मानी जाती है। अनुमान है कि आभीरों के हाथ में राज्य सत्ता आने के साथ इसमें काव्य लिखे जाने लगे होंगे। तीसरा है 9वीं शताब्दी में यह जनसाधारण की भाषा समझी जाने लगी और इसका विशेष संबंध केवल आभीर आदि से ही है। यह धारणा जाती रही। अब तक यह सौराष्ट्र से मगध तक पहुंच चुकी थी, फैल चुकी थी। तद्दत स्थानों से अपभ्रंशों में निश्चय ही भेद रहे होंगे पर काव्य के लिए आभीरों द्वारा प्रोत्साहित भाषा ही साधारण भाषा मान ली गई थी। चौथे में 11वीं शताब्दी में अलंकारियों को और व्याकरणों ने लक्ष्य किया था कि अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं है बल्कि स्थान भेद से अनेक प्रचार की है। अर्थात यहाँ तक आकर अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। अपभ्रंश कविता के विषय अधिकतर नीति संबंधी और धार्मिक उपदेश, श्रृंगार रस की रचनाएं और लोक प्रचलित कथानक थे। इस प्रकार इस देश में मुसलमानी सत्ता की प्रतिष्ठा के बहुत से पूर्व से ही निश्चित रूप से लोक भाषा को राजकीय सम्मान प्राप्त हो चला था। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि इस संपूर्ण साहित्य में ऐसा कोई कथन नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो सके कि लोक भाषा में लिखने के कारण कोई कवि अपने को छोटा समझ रहा हो। पृथ्वीराज का दरबारी कवि चंद बलदीय मतलब कि चंद बरदाई नाम से इधर चंद बलदीय भी कहते हैं चंद बरदाई को, तो हिंदी भाषा का आदि कवि माना जाता है। असल में यह अपभ्रंश का अंतिम कवि अधिक है और हिंदी का आदि कवि कम, क्योंकि उसका अपभ्रंश का अंतिम कवि अधिक है और हिंदी का आदि कवि कम, क्योंकि उसका काव्य अब जिस रूप में पाया जाता है वह रूप मौलिक नहीं है। इस ग्रंथ में इतनी प्रक्षिप्त बातें आ घुसी हैं कि ओझा जी जैसे ऐतिहासिक पंडित इसे एकदम अप्रामाणिक और जाली ग्रंथ समझते हैं। हाल में पुरातन प्रबंध संग्रह के प्रकाशन के बाद से यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई है कि चंद का मूल काव्य मतलब चंद बरदाई का मूल काव्य क्या है, बहुत कुछ अपभ्रंश की प्रकृति का था और आज वह जिस रूप में मिलता है वह उसका अत्यंत विकृत रूप है। असल में अपभ्रंश भाषा में काव्य रचना 14वीं-15वीं शताब्दी तक होती रही। यद्यपि इसके बहुत पहले ही उसने नई भाषा को स्थान दे दिया था। विद्यापति ने पूर्व देश में एक ही साथ तत्काल प्रचलित लोक भाषा और अपभ्रंश दोनों में काव्य लिखा था। यहाँ एक बात विचारणीय रह जाती है, यदि आधुनिक भाषा में इन अपभ्रंशों का स्वाभाविक विकास है तो क्या कारण है कि इनमें स्वाभाविक विकास, तो इसमें क्या कारण है कि इनमें इतनी अधिकता से संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि अपभ्रंश के काव्यों में खोजने पर भी संस्कृत के शब्द अपने मूल रूपों में नहीं मिलते। मेरा तात्पर्य वर्तमान भाषा से नहीं बल्कि सूरदास, तुलसीदास आदि की प्राचीन काव्य भाषा से है। केवल पुस्तकगत भाषा में ही नहीं, उन दिनों प्रचलित बोलचाल की भाषा में भी संस्कृत तत्सम शब्द अपभ्रंश भाषाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में बोले जाते थे। ऐसा न होता तो कबीर और दादू आदि की भाषा में तत्सम शब्दों के प्रयोग नहीं मिलते। निश्चय ही मुसलमानों ने इन शब्दों का प्रचार नहीं किया।
मुसलमानों ने इन शब्दों का प्रचार नहीं किया था। असल में बौद्ध धर्म के उच्छेद और ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना से भारत की धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों में अभूतपूर्व क्रांति का उत्पन्न हुआ। अभूतपूर्व क्रांति उत्पन्न हो गई। बौद्ध धर्म के उच्छेद और ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना से भारत धर्म में धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां जो है अभूतपूर्व क्रांति से उत्पन्न हो गई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार साधारणतः विदेशियों में ही अधिक हुआ, क्योंकि सनातन आर्य धर्म जो है उसको वेद को प्रामाण्य मानता था, पर बौद्ध और जैन धर्म नहीं, क्योंकि वे विदेशियों के लिए अधिक ग्रहण कर सकें, जान सकें। जैन धर्म का जो प्रभाव था वह अभी अधिकांश में शक, हूण आदि विशेषागत आदिवासियों पर ही पड़ा होगा, जो धीरे धीरे इस देश में क्षत्रियत्व और वैश्यत्व का पद प्राप्त करने लगे थे। सन ईस्वी के 800-900 वर्ष बीतने पर इस देश में प्राचीन वैदिक धर्म बड़े जोरों से उठ खड़ा हुआ था। इस समय के ऐसे बड़े बड़े राजे जो अधिकांश में क्षत्रियत्व का पद प्राप्त करने के प्रयासी रहे होंगे, ब्राह्मण आचार्यों के प्रभाव में आते गए और इस प्रकार संस्कृत भाषा को बहुत बल मिला। जनता के धर्म प्रचार करने के लिए पुराणों की सहायता ली गई। वे संस्कृत में लिखे गए थे। कथावाचक लोग इनकी व्याख्या लोक भाषा में करते होंगे, पर उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता रहती होगी। संस्कृत के तत्सम शब्द फिर भी, जैसा कि श्री चिंतामणि विनायक वैद्य ने कहा है, इसी समय संस्कृत भाषा के प्रचार में संस्कृत भाषा के प्रसार में शांकर मत की विजय से सहायता मिली होगी। शंकराचार्य का उत्कर्ष ईसा की 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ। उनके मत की छाप सर्वसाधारण पर पड़ी। उक्त मत का प्रसार संस्कृत भाषा के द्वारा ही होने के कारण सर्वसाधारण की भाषा में संस्कृत भाषा का शब्द आ गया और धीरे धीरे संस्कृत से ही हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि संस्कृत प्रचुर भाषाएं बनी। तमिल आदि भाषाओं का इतिहास भी ऐसा ही है। इसलिए तुलसीदास और सूरदास की भाषाओं में संस्कृत शब्दों की प्रचुरता होना अपभ्रंश भाषाओं के स्वाभाविक विकास के विरुद्ध नहीं ले जाता और न इससे उनमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का भाव ही सिद्ध होता है। अब हम हिंदी साहित्य की ओर लौटें। आधुनिक युग आरंभ होने के पहले हिंदी कविता के प्रधानतः 6 अंग थे। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य। तो इस तरह से होता है कि डिंगल कवियों की जो वीर गाथाएं हैं, डिंगल कवियों से, निर्गुण से, और संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के, ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य। तो हम इन 6 धाराओं की आलोचना अगर अलग करें तो देखेंगे कि ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। कभी कभी यह शंका की गई है कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक मौलिक और शक्तिशाली अंश अर्थात भक्ति साहित्य मुसलमानी प्रभाव की प्रतिक्रिया है, और कभी कभी यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि निर्गुणिया संतों की जाति पाति की विरोधी प्रवृत्ति, अवतारवाद और मूर्ति पूजा के खंडन करने की चेष्टा में मुसलमानी जोश है। किसी ने तो कबीरदास आदि की वाणियों को मुसलमानी हथकंडे भी बताया है। ये सभी बातें भ्रममूलक हैं। हम आगे चलकर देखेंगे कि निर्गुण मतवादी संतों के केवल उग्र विचार ही भारतीय नहीं हैं। निर्गुण मतवादी संतों के केवल उग्र विचार ही नहीं भारतीय नहीं हैं। जो निर्गुण मतवादी हैं उनके जो संत हैं, निर्गुण मतवादी के जो संत हैं, केवल उग्र विचार ही भारतीय नहीं हैं।
उनकी समस्त रीति नीति, साधना, वक्तव्य वस्तु के उपस्थापन की प्रणाली, छंद और भाषा पुराने भारतीय आचार्यों की देन है। इसी तरह यद्यपि वैष्णव मत अचानक ही उत्तर भारत के प्रबल रूप ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करता है, उत्तर भारत के प्रबल रूप को ग्रहण करता है, पर सूरदास और तुलसीदास आदि वैष्णव कवियों की समूची कविता में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का भाव नहीं है। सूरदास और तुलसीदास जो हैं वैष्णव कवियों की समूची कविता में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का भाव नहीं है। हम देखेंगे कि जिस समाज को ये भक्तगण सुधारना चाहते थे उसमें विदेशी धर्म का कोई प्रभाव उन्होंने लक्ष्य भी नहीं किया था। भक्तगण सुधारना चाहते थे उसमें विदेशी धर्म का कोई प्रभाव उन्होंने लक्ष्य भी नहीं किया था। परंतु इस सब का यह अर्थ नहीं है कि मुसलमानी धर्म का कोई प्रभाव इस साहित्य पर नहीं पड़ा है। यह कहना अनुचित है कि मुसलमानी धर्म का कोई प्रभाव इस साहित्य पर नहीं है, यह अनुचित है। एक जीवित जाति के स्पर्श में आने पर दूसरी पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारतीय साहित्य के सुवर्ण काल में भी इस प्रकार विदेशी प्रभाव लक्ष्य किया जा सकता है, परंतु जिस प्रकार कालिदास की कविताओं में यावनी या ग्रीक प्रभाव देखकर यह नहीं कहा जाता कि वह दुर्बल जाति की प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति का निदर्शक है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी यह प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। अब ध्यान से देखिए तो हिंदी में दो प्रकार की भिन्न भिन्न जातियों की दो चीज़ें अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। पहला है पश्चिमी अपभ्रंश से राजस्तुति ऐहिकता मूलक अपभ्रंश से विकसित हुई है। पहली जो है पश्चिमी अपभ्रंश से राजस्तुति ऐहिकता मूलक श्रृंगारी काव्य, नीति विषयक फुटकल रचनाएं और लोक प्रचलित कथानक। मतलब श्रृंगारी काव्य भी हैं, पश्चिमी अपभ्रंश से राजस्तुति भी है, ऐहिकता है और श्रृंगारी काव्य है। इस तरह से नीति विषयक फुटकल रचनाएं हैं और लोक प्रचलित कथानक भी हैं। और दूसरे में है पूर्वी अपभ्रंश से निर्गुणिया संतों की शास्त्र निरपेक्ष उग्र विचारधारा, झाड़ पटकार, अक्खड़पना, सहज शून्य की साधना, योग पद्धति और भक्ति मूलक रचनाएं। यह और भी लक्ष्य करने की बात है कि यद्यपि वैष्णव मतवाद उत्तर भारत में दक्षिण की ओर से आया, पर उसमें भावावेश मूलक साधना पूर्वी प्रदेशों से आई। भाव जितने भी हैं वैसी वाली साधना जो है पूर्वी प्रदेश से आई। इस प्रकार हिंदी साहित्य में दो भिन्न भिन्न जाति की रचनाएं दो भिन्न भिन्न मूलों से आई। यहाँ यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि पश्चिमी प्रदेशों में बसे हुए आर्य पूर्वी प्रदेशों में बसे हुए आर्यों से भिन्न प्रकृति के हैं। जो पश्चिमी प्रदेश में आर्य बसे हुए हैं पूर्व प्रदेशों में जो आर्य हैं उससे अलग हैं, भिन्न हैं। भाषा शास्त्रियों ने यह निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है कि ये दो भिन्न भिन्न श्रेणी के लोग थे। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि पूर्वी प्रदेशों में भारतीय इतिहास के आदिकाल से रूढ़ियों और परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह करने वाले संत होते रहे हैं। वैदिक कर्मकांड के मृदु विरोधी जनक और याज्ञवल्क्य तथा उग्र विरोधी बुद्ध और महावीर आदि आचार्य इन्हीं पूर्वी प्रदेशों में उत्पन्न हुए थे। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़िप्रियता कर्मनिष्ठा के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता में है। मतलब उनकी भाव जो है एकदम तेज तराक है, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणि कांचन योग हुआ है। इस बात को ठीक ठीक न समझ सकने के कारण केवल ऊपरी बातों को देखने वाले आलोचक कभी इस भाव को मुसलमानी प्रभाव और उस भाव को ईसाइयत का प्रभाव कह देते हैं। कभी कभी विचारवान पंडित भी ऐसी उटपटांग बातें कह जाते हैं जो नहीं कही जानी चाहिए थी।
ऐसे कहा जाते हैं। आगे हम इन धाराओं को विशेष जांच करने का प्रयत्न करेंगे। अब अगला हम पढ़ेंगे संत मत। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संत मत। धन्यवाद।